बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 5। क्लास लेक्चर्स में हम पहली 4 प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कर चुके थे। ये 5th प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का डाटा स्टडी करते हैं जी। अ कंपनी हैज़ अ टोटल एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट ऑफ $4 लाख। 4 लाख की कंपनी की सेल है और सारी की सारी क्रेडिट पे है, क्रेडिट सेल्स है। एंड ए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट है वो 20% है। 4 लाख का 20% लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है जी। और इसको हम CGS की कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम CGS निकालना चाहते हैं तो 4 लाख में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास CGS आ सकती है। ठीक है जी। इट्स करंट एसेट्स आर $80,000 एंड करंट लायबिलिटीज $60,000 एंड इन्वेंट्रीज $30,000 एंड कैश $10,000। देखिए वो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री शुड बी कैरिड इफ मैनेजमेंट वांट्स द इन्वेंट्री टर्नओवर टू बी 4। कहते हैं जी अगर मैनेजमेंट को इन्वेंट्री टर्नओवर 4 चाहिए, 4 का टर्नओवर चाहिए, तो एवरेज, अगर 4 का टर्नओवर हो तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से आपको एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ जहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल आपको समझ आ गया। यहाँ पे पूछ रहे जी कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर 4 हो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर जो हमने निकालनी होती थी ना, उसने अब खुद दे दी है, हमें आंसर दे दिया। और यूँ पूछ रहा है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर 4 हो तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी। ठीक है जी। तो यह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जी आपके पास एक्सेल शीट आपको नज़र आ रही है जी। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जी CGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। फिल वक्त सवाल में हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर तो है, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 4, लेकिन मेरे पास यहाँ पे CGS नहीं है अभी। ठीक है। और CGS भी नहीं है और एवरेज इन्वेंट्री जो है वो मैंने फाइंड करनी। ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए CGS जो है वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो CGS हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन में सेल्स की फिगर दी गई है, ठीक है, और प्रॉफिट दिया गया था, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल बेसिकली किस तरह से आती है। CGS में अगर आप अपना प्रॉफिट ऐड अप कर दें ठीक है, तो आपकी वो सेल बन जाती है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट में उसका प्रॉफिट ऐड कर दें तो उसकी सेल फिगर बन जाएगी। तो ये सिंपल एक इक्वेशन है, सेल्स इज इक्वल टू CGS प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को हम CGS कह रहे हैं। अब क्वेश्चन में उसने बताया था कि जो प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, वो 20% है सेल्स का। तो अब सेल्स आपके पास 4 लाख है, 4 लाख का आप 20% लेंगे तो आपके पास 80,000 आ जाएगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट कर देता हूँ, ये आपका GP है। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये जो प्रॉफिट निकला कितना जी, 80,000 का। ठीक है। इसको आप उस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, ये CGS को उस साइड पे ले जाएं, इसको इस तरफ ले आए। पर ये 4 लाख में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास CGS जो है वो 3,20,000 जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये CGS आपके पास अब निकल आई है और ये डॉलर्स में है आंसर। ठीक है। आप डॉलर भी यहाँ लगा सकते हैं इसका। तो CGS निकल आई है। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में जाके ये पुट कर सकते हैं जी। CGS की वैल्यू आपके पास 3,20,000 है। ठीक है जी। अभी भी हमारे पास, अब हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में 2 चीज़ें हमें नोन है और एक चीज़ जो है अननोन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बआसानी हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री को अगर मैं इस साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, और बाकी चीज़ें अगर दूसरी तरफ लेके आई जाए तो हम बआसानी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिंपल एज इट इज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो 3,20,000 जो है वो न्यूमरेटर में था, 4 इधर था, तो ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसका अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेट करें ज़रा, ये कितनी आ जाएगी आपके पास। 3,20,000 को आप 4 पे डिवाइड करें, कैलकुलेट करें ज़रा, इसका आंसर कितना आता है जी। 80,000। चलिए जी, यहाँ पे हम 80,000 पुट कर सकते हैं जी। 80,000 हमारा आंसर आ गया। ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। ठीक है जी।
ये हमने एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी जो थी वो हो गई है। अच्छा जी, हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी, ए रिक्वायरमेंट होगी, हमने इसमें निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वर्किंग नोट था ना, इसको N1 कह देते हैं, ये N1 था हमारा वर्किंग नोट था। ये जो हमने सीजीएस निकाली है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ आप लिख भी सकते हैं ये हमारा वर्किंग नोट से आई है 3,20,000, ताकि जब आप इसको रजिस्टर पे करेंगे क्वेश्चन को तो आप साथ में लिख सकें कि सीजीएस हमने किस तरह से निकाली। नोट 1 से आई है हमारे पास सीजीएस, नोट 1 से, उसको 4 पे डिवाइड किया आपने। अब उसके बाद बी रिक्वायरमेंट है आपके पास, ठीक है। बी रिक्वायरमेंट किस तरह से है उसको भी देख लेते हैं जी। तो वापस बैक क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ये देखें जी, बी रिक्वायरमेंट है, कहते हैं हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल इन जो डेज में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर डेज पूछ रहा है आपसे। इफ मैनेजमेंट वांट्स टू हैव एन एवरेज ऑफ 50,000 इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल, अगर मैनेजमेंट 50,000 रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट करे तो फिर जो आपके रिसीव आपकी जो डेज हैं, ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो आपने बताना। हाउ रैपिडली, कितनी जल्दी जो है आप रिसीव करेंगे। तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास डेज भी हैं 360, ठीक है। तो हम फॉर्मूला चेक करते हैं, किस फॉर्मूले के ज़रिए से हम जो है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जी, आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है ना, सॉरी रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज जो है उसको आप यहाँ पे लिखें। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है जी, आप 360 जो है, 360 जो है आप इसको ऊपर रखें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। 360 उसको आपने जो है वो डिवाइड कर देना है किस पे, रिसीवेबल टर्नओवर पे। रिसीवेबल टर्नओवर पे सिंपल, जो उसको हम आरटी अगर मैं लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आरटी रिसीवेबल टर्नओवर। अब यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकालने के लिए जब तक मुझे रिसीवेबल टर्नओवर नहीं पता होगी तो मैं रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज भी निकाल नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर किस तरह से, ये नोट वर्किंग 1 दे देते हैं इसको, नोट बल्कि 2 दे देते हैं, इसी क्वेश्चन का है। तो ये नोट 2 आ गया। यहाँ पे मैं रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लिखता हूँ, रिसीवेबल टर्नओवर, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला। रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपकी क्रेडिट सेल होती है जी, क्रेडिट सेल्स होती है आपकी, नेट क्रेडिट सेल्स होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज रिसीवेबल्स। अगर आपके पास एवरेज रिसीवेबल्स गिवन ना हो तो फिर आप जो है एंडिंग रिसीवेबल्स जो है साल के वो ले सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था, रिसीवेबल टर्नओवर जो है निकालनी है आपने। तो ये सिंपल इसी का ही आ जाएगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पुट कर देंगे इसको। तो अब देखें क्रेडिट सेल क्वेश्चन में जो थी आपके पास गिवन है 4 लाख की क्रेडिट सेल्स आपके पास। अब जैसे पिछली रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे किया था, देखें ये जो सेल्स आपके पास 4 लाख की है, और एवरेज रिसीवेबल्स उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अगर 50,000 इन्वेस्ट करें देन रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज क्या होगी, तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल जो है 50,000 है। आपको मैं यहाँ से शो भी कर देता हूँ दोबारा से कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। कहते जी ये हाउ रैपिडली मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड, कितनी जल्दी अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे इफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट वांट्स टू हैव एन एवरेज ऑफ $50,000 इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स, अगर मैनेजमेंट आपके रिसीवेबल्स में $50,000 इन्वेस्ट करती है तो फिर कितनी जल्दी हम जो है अपने रिसीवेबल से अमाउंट्स कलेक्ट कर लेंगे, जिसको दूसरी फॉर्म में हम कहते हैं रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। उसका मतलब ये होता है कि हम कितनी जल्दी या कितनी देर में हम अपने रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 उसने यहाँ पे रिसीवेबल्स का दिया हुआ है, ठीक है, वही हम वहां पुट करेंगे जाके 50,000। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि आंसर इसका कितना बनता है जी, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का 4 लाख को हम 50,000 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा आंसर भी, 8 सर, 8 8, यानी कि आप $8 नहीं आएगा, फिर 8 टाइम्स आएगा, ठीक है जी, 8 टाइम्स,
ये टाइम्स में आंसर होता है सिर्फ, यानी कि 4 दफ़ा जो है आपको 8 दफ़ा जो है, मतलब आपको आपकी सेल हुई है, 8 दफ़ा आपके रिसीवर्स में कन्वर्ट हुए हैं आपकी सेल्स। अब इसी को हमने यहाँ पुट करना है, रिसीवेबल टर्नओवर हमने डेज निकाल ली हमने यहाँ से, तो इसको ही हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। तो अब यहाँ पे 360 आपके पास गिवन है, तो 360 को डिवाइड कर देना, 360 उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, रिसीवेबल टर्नओवर अभी निकाल लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर आप करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 45 आ जाता है सर। 45। 40। हाँ जी 45 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। 45 से आपने अपने फाइंड कर लिया कि आपका आंसर कितना जी, 45 है। ये वो क्वेश्चन था उसका कि अगर हम 50,000 जो है रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट करें तो हम कितनी जल्दी जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कि 50,000 के हमारे हों अकाउंट रिसीवेबल तो कितनी जल्दी कलेक्शन हो सकती है, वो 45 डेज में हो सकती है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 था, 5 कर दी, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका डी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। आपका जो है क्वेश्चन क्या कहता है जी, स्टोनी मेसन इनकॉर्पोरेशन है सेल्स ऑफ 6 मिलियन, ठीक है। एक कॉर्पोरेशन है जिसकी जो सेल्स है वो 6 मिलियन है, टोटल एसेट टर्नओवर उसकी जो है वो 6 है फॉर द ईयर, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो $1,20,000 है। तीन चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, व्हाट इज द कंपनीज रिटर्न ऑन एसेट और अर्निंग पावर। अर्निंग पावर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को टोटल एसेट टर्नओवर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी अर्निंग पावर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस टाइम क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल एसेट टर्नओवर दी हुई है। तो आप ये इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, आप अपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट टर्नओवर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अर्निंग पावर आ जाएगी। अदरवाइज इसका जो दूसरा फार्मूला भी होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स जो होता है, आप नेट प्रॉफिट ले लें और आपके पास टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दें तब भी आ जाती है। लेकिन इस टाइम हमारे पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है वो दूसरा फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एसेट टर्नओवर से, वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अर्निंग पावर के लिए। तो अर्निंग पावर के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अर्निंग पावर आती किस तरह से है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल एसेट टर्नओवर के साथ, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम क्वेश्चन में हम निकालना चाहते हैं जी, ये देखिए जी, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है जी, अर्निंग पावर इज इक्वल टू है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एसेट टर्नओवर के साथ। अब आप इसी तरह क्वेश्चन में देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हम किस तरह से निकाल, टोटल एसेट टर्नओवर तो दिया हुआ हमें, ठीक है जी, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने कैसे निकालना है, हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है क्वेश्चन में। मैं आपको दोबारा से शेयर करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको, नेट प्रॉफिट आपको 1,20,000 अवेलेबल है ये, लेकिन ये मार्जिन नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो आपको दी हुई 6 है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले ये इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन को निकाल, फिर उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ज़रा, इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देना हमने सेल्स के साथ, उसके बाद फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी तरह से। ये टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर तो मैं दिया हुआ था ना 6, यहाँ 6 पुट कर लेते। तो नेक्स्ट में हम इसको कर लेते हैं जी, ये आपका जो अर्निंग पावर है, इसको आप जो है नीचे ले आए इसी तरह से। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट आपका कितना था, 1,20,000
1000 था, आप लोग वेरीफाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका कितना था, 1,20,000 था और सेल्स कितनी थी, 6 मिलियन थी, ठीक है। तो 6 मिलियन यहाँ पे नीचे लिख लेंगे हम, 1,20,000 को ऊपर रखें और 6 मिलियन नीचे रख लें। 6 के साथ आपने जो है 6 ज़ीरोज़ ऐड कर देने, तो ये 6 मिलियन बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 6 के साथ। ये बेसिकली इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, ये सारा अगर ब्रैकेट में आ जाए तो आपको इजी होगा समझने में कि इसकी कैलकुलेशन अलग करनी नेट प्रॉफिट मार्जिन की, और बाद में उसको हम अलग कर, इसको ब्रैकेट्स में हम कर देते हैं, और इसी तरह नीचे भी इसको हम ब्रैकेट्स में ले जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन इस तरह यहाँ पे, और 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे बताएं कितना आंसर आ गया, सर सर 0.12। 0.12। ठीक है। 0.12 को जी आपने सर। 0.12 आ जाएगा यहाँ पे, ये अर्निंग पावर आपकी, यहाँ पे आपके पास आ जाता आंसर 0.12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है जी। 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ही किया। सर 6 के साथ मल्टीप्लाई करके ही सर 0.12 आया। आप मुझे जस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंसर बताएं पहले। सर सर 0.02। 0.02। 0.02, ठीक है जी। 2। अब जो है आंसर आ गया 0.12, ये आंसर आ गया 0.12। जी, ये आपकी अर्निंग पावर आई है, ठीक है। तो आप इसको परसेंटेज में लेना चाहते हैं, परसेंटेज में लेने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12% बन जाएगी, ठीक है। तो ये 0.12 जो है आपकी अर्निंग पावर है, जो कि आपके क्वेश्चन की यहाँ से हम आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी, ए पार्ट था ये आपका, ठीक है जी। तो अब दूसरा पार्ट देखें क्या है, द कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू पॉइंट ऑफ सेल्स। कंपनी एक नया पॉइंट ऑफ सेल बना रही। पॉइंट ऑफ सेल वो होता है जहाँ से चीज़ें सेल की जाती हैं, ठीक है। तो नया पॉइंट ऑफ सेल जो इंस्टॉल कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल कैश रजिस्टर्स थ्रू आउट इट्स स्टोर्स, ठीक है। ओवरऑल सारा जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। द इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री कंट्रोल, और जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाएंगे वो जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी इन्वेंट्री कंट्रोल में, और रिड्यूस क्लरिकल एरर्स, जो क्लरिकल एरर्स होते हैं उनको भी रिड्यूस किया, कम हो जाएंगे वो नई चीज़ें इंस्टॉल करने से। एंड इम्प्रूव रिकॉर्ड कीपिंग थ्रू आउट द सिस्टम, और ओवरऑल जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं उनको रखने में भी आसानी होगी, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, द न्यू इक्विपमेंट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स बाय 20%। अच्छा, जो नए एसेट्स हैं, जो आपने एसेट्स, ये जो आपने इंस्टॉलेशन की है, इससे आपके टोटल एसेट्स में जो इजाफा हो रहा है ना, वो 20% हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपके एसेट ही होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, एसेट्स आपके पहले के मुकाबले में 20% बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले में एसेट्स आपके 20% बढ़ रहे हैं। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 2 to 3%, ठीक है। अभी आपका जो है वो 2 था, तो अभी आपका जो है वो 3% के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले 2 के करीब था आपका नेट प्रॉफिट, अब आपका 3 के पास पहुंच जाएगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम 3 ले लें, ठीक है, 3% ले लें, और एसेट्स में अगर हम 20% का इजाफा कर लें, ठीक है, और सेल, नो चेंज इन सेल इज एक्सपेक्टेड, और सेल में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आ रही, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन रिटर्न ऑन एसेट रेशियो और अर्निंग पावर। क्वेश्चन समझ आया आपको। कहता है जी कि अगर हम नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके एसेट्स में होने वाला इजाफा 20% है, पहले के मुकाबले में 20% एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा इफेक्ट हो रहा है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट आपका 2 से 3% हो जाएगा। सेल में कोई चेंज नहीं आ रही, दो जगह चेंज आई, सिर्फ एसेट्स में बढ़े हैं और आपके प्रॉफिट बढ़ा है। कहता अगर इस डाटा के साथ अगर हम निकालें रिटर्न ऑन एसेट या अर्निंग पावर, तो क्या आंसर आएगा उसका। सिर्फ इन दो चीज़ों को आप कॉम्बिनेट करें, इनकॉर्पोरेट करें, तो उसके मुताबिक आपने आंसर निकाल के देना है। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें